हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वालकॉम का डबल पावर आईसी का जो डुअल पावर आईसी हमारी यूज होती है उसका डेड बूट सीक्वेंस एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पास कोई इस तरीके का सेट अगर रखा हुआ है जिसमें हमारा डबल पावर आईसी यूज हुआ है तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारी कोर्स की डिटेल्स हैं। हमारा कोर्स 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अगर आप अपनी 30 मार्च से पहले सीट बुक करा लेते हो तो 2000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है PM660 एंड PM660L का डेड बूट सीक्वेंस। तो ये दो आईसी हमारी हमने ले ली हैं। अभी मैं इन दोनों आईसीयों को आपको दिखाता हूँ ये कैसी दिखती हैं। सबसे पहले ये हमारा PM660 ये है और PM660L यहाँ पर ये है। अब इसके पास हम जितने भी ये कॉइल्स देख रहे हैं इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि क्या इन कॉइल्स का क्या काम है, कहाँ यूज हो रही हैं, कैसे यूज हो रही है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। इसके पास भी जितनी भी कॉइल्स हैं उन सभी को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले जैसे ही हम सबसे पहले जब हमारे पास कोई डेड फोन आता है तो सबसे पहली चीज हमें उसमें बैटरी कनेक्ट करना होगी। जब भी हम PM660 या फिर PM660 LIC को चेक करेंगे तो हमारा बैटरी उसके अंदर कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा VPH जनरेट होगा और VPH जनरेट होगा तभी हमारा SMPS ऑन होगा और सारी कॉइल्स पर वोल्टेजेस जनरेट होगा। उसके बाद जैसे ही हम इसमें चार्जर से VBUS प्लस 5 वोल्ट देते हैं तो ये ट्रैक डायरेक्ट हमारा PM के अंदर जाता है। अब कुछ लोग इस बात से ही कंफ्यूज होंगे कि ये पीएम के अंदर क्यों जा रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है वो पीएम है और पीएम और पीएमआई का एक सर्किट यूज होता है, उसके अंदर हमारा पीएमआई होता है। तो जैसे कि पीएमआई को लोग समझते हैं इसी तरीके से अभी कुछ लोग के माइंड में एक ख्याल चल रहा होगा जब इसमें पीएमआई होती है तो पीएम क्यों नहीं होता। तो इसका भी एक रीजन होता है, उसको सब समझना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, अभी देखें इसको। अगर हम आगे देखें तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से PM 660 और PM 660L का है। तो इसमें इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर आज आपको ये MID का ट्रैक बनता है। जैसे ही विवस इन होता है उसके जस्ट बाद आपको MID का ट्रैक बनता है। जैसे ही आपका वीवस इसके अंदर इन होगा तो दूसरा ट्रैक आपका MID का बनेगा और ये ट्रैक आपका एक कैपेसिटर पर बनेगा। इस कैपेसिटर को आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे पता चलेगा कि MID का कैपेसिटर आपका कौन सा है। चलिए इसके लिए हमें चलना होगा स्कीमेटिक की तरफ। तो मैंने इसका डायग्राम और लेआउट ले रखा है। ये लेआउट आपको बताता है फोन में कंपोनेंट की लोकेशन या फिर आईसी की लोकेशन, और ये डायग्राम आपको बताता है कि सर्किट क्या है और किस तरीके से यूज हुआ है। तो इसको मुझे देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस आईसी के नंबर को कॉपी करना होगा। तो इस आईसी का नंबर मैं इस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये लेआउट का फॉल्ट होता है कभी कभी। तो मैं इसको मैनुअली सर्च कर लेता हूँ। मैनुअली मुझे इसका नंबर है U501। तो मैंने ये सर्च किया। मुझे नेक्स्ट करने पर ये एक BPH पावर बक कैप्स, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना, ये मेरी डेस्टिनी है ही नहीं। यहाँ पर मेरा बक कॉइल्स का सेक्शन है तो ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मुझे फिर नेक्स्ट करना है। अब ये मैं एक ब्लॉक्स पर पहुंचा, यहाँ पर F देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर F है तो इसका AB होगा, BB होगा, CB होगा, DB होगा, EB होगा, क्योंकि यहाँ पर F तक दिया हुआ है। तो ये कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनके ये नाम्स दिए होते हैं।
इस तरीके से आप कोई भी सर्किट समझ सकते हो आसानी से। उसके बाद हमें इसको फिर से नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने पर हमें यहाँ पर ए ब्लॉक्स मिलता है। ये हमारा ए ब्लॉक्स के अंदर यूएसबी का वीबस इन हो रहा है और ये वीबस की कोडिंग होती है यूएसबी वीबस या फिर यूएसबी इन। जैसे ही हमारा 5 वोल्ट इसके अंदर इन होता है, तुरंत हमारा एक ट्रैक बनता है जिसको हम बोलते हैं यूएसबी इन एमआईडी, या फिर हम इसको सिर्फ और सिर्फ एमआईडी भी बोलते हैं। और ये एक कैपेसिटर पर बनता है। इस कैपेसिटर को आपको कैसे चेक करना होगा, इस तरीके से सबसे पहले तो आप इसको फाइंड कर लीजिए और इस ट्रैक में जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद ये, जैसा कि हमने आपको बताया, ये लेआउट होता है। ये आपको कंपोनेंट की लोकेशन या फिर आईसी की लोकेशन बताता है। मैंने इसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर मुझे पता चला कि ये पावर आईसी के पास यहाँ पर लगा हुआ है। चलो देख लेते हैं कहाँ लगा है। ये पावर आईसी है और इसके इस जस्ट पास में ये इस कैपेसिटर पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मेरा अगर यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट बन गया तो मेरा वीबस प्रॉपर इन हो रहा है और वो वीबस वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये होता है। चलिए, हमारा जैसे ही एमआईडी बनता है उसके बाद ये एमआईडी का जो वोल्टेज होता है +5 वोल्ट होता है। उसके बाद यहां से वीपीएच बनता है जो एक कॉइल्स पर जाता है और इस कॉइल से दूसरे साइड जो भी अटैच होती है लाइन वो होती है स्विचिंग की। और इस स्विचिंग लाइन से एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है जो होता है आपका एक सीरीज में कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर को हम बूट कैप के नाम से जानते हैं। इस कैपेसिटर को हम बूट कैप के नाम से जानते हैं। इसके एक साइड कितनी वोल्टेजेस आती है और दूसरी साइड कितनी वोल्टेजेस आती है इसको भी हम समझते हैं। बीटीएसटी बूट कैपेसिटर, इसके एक साइड हमारे इस साइड हमको जो वोल्टेजेस देखने को मिलेगी वो 300 से 800 वोल्टेज, 3.7 से 4.2 वोल्टेज, और ये आपको स्टेबल मिलना चाहिए। जीआर 300 से 800 वोल्टेज, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। अब इस साइड ये इस साइड की वोल्टेजेस हुई, इस साइड आपका 8 वोल्ट बनता है और ये वोल्टेजेस आपका बनना बहुत जरूरी है, वरना आपका फोन फेक चार्जिंग और आपका बीपीएच स्टेबल नहीं होगा फर्स्ट तो, अगर ये आपका सही नहीं होगा तो। चलिए, इसके अंदर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इसको भी हम दिखाते हैं। तो आप जैसे ही स्कीमेटिक पे जाते हैं, हम स्कीमेटिक में जाने के बाद हमें इसी सेक्शन में देखना है। इसी सेक्शन में ये देखो SWCHG चार्जिंग की स्विचिंग बूट कैप, ये बूट कैप दिया हुआ है और ये यहाँ पर बूट कैप दिया हुआ है जो एक सीरीज में यूज हुआ है जो स्विचिंग वाले ट्रैक से कनेक्टेड है। और ये यहाँ पर कॉइल दी हुई है जो हमने बनाई थी। और ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे की एक साइड आपको 4 वोल्ट और दूसरी साइड आपको 8 वोल्ट मिलना चाहिए। ये कॉइल यहां से स्विचिंग करके यहां से ये वीपीएच बनाती है और ये वीपीएच आपका पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे मदरबोर्ड में आपका जितनी भी जगह जाता है, ये आपका नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई, ब्लूटूथ, बीपीएच, बक कैप्स, सॉरी बक का इनपुट सेक्शन में भी ये जाता है। चलिए, अब ये हमारा वीपीएच बन गया तो ये वीपीएच कहाँ कहाँ जाएगा इसको हम समझते हैं। ये वीपीएच बनकर सबसे पहले तो इसी पावर आईसी में वीपीएच फॉर बक, मतलब बक के लिए वीपीएच यूज होता है। तो जितनी भी बक कॉइल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा करीबन हमें इसके पास 7 बक कॉइल्स देखने को मिली हैं। तो 7 बार ये एंटर होगा, 7 बार ये इसके अंदर एंटर होगा, जिसको हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीपीएच आपका एक भी जगह से अगर मिस हुआ तो भी आपका फोन डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा।
तो ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं किस तरीके से हमको चेक करना है। बीपीएच फॉर बक, इसके पास हमें 8 कॉइल्स देखने को मिलती है, तो ये 8 बार इसके अंदर एंटर होता है। तो ये सारा कुछ हमें चेक करना है। उसके बाद जैसे ही ये एंटर होता है, चलो पहले हम ये समझते हैं कि ये एंटर कैसे होता है और इसको हमें चेक कैसे करना है। आप यहां पर जा सकते हो और आपको इसके अंदर फिर से आईसी का नंबर कॉपी करना है, तो ICU501 इसको मैंने कॉपी किया, तो नेक्स्ट करूंगा। यहां पर ये देखें VPH पावर बक और ये आपका VDD S1, S1 के लिए अलग से VPH दिया हुआ है, VDD S2, S2 के लिए अलग से VPH दिया हुआ है, VDD S3, S3 के लिए अलग से VPH दिया हुआ है। इसी तरीके से जितनी भी बक कॉइल्स होती हैं उन सभी के लिए अलग से एक VPH दिया होता है। तो आपको ये VPH मिलना चाहिए 65 बॉल्स पर और 66 बॉल पर। इसको चेक करने का और एक और इजी तरीका, आप बिटमैप में चले जाओ। बिटमैप में जाने के बाद बिटमैप में जाने के बाद आपका जो ये जो बीपीएच के लिए यूज कैप्स होते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं इनपुट कैप्स। ये हमारा सीक्वेंस है, जो हमारी एक नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसमें काम। तो ये जो बीपीएच जितनी भी जगह जा रहा है, तो ये सारे ट्रैक आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो ये वीपीएच पूरा प्रॉपर इन हो रहा है। और उसके बाद इस साइड पे भी ये जितनी भी कॉइल्स हैं जो आपकी स्विचिंग की कॉइल्स हैं, यहाँ से स्विचिंग हो रही है, ये स्विचिंग का काम कर रही है और ये 4 ट्रैक पर हमारा वीपीएच इन हो रहा है, तो ये चारों ट्रैक आपस में बीप देना चाहिए। और यहाँ पर इस साइड में ये कैपेसिटर बीप देना चाहिए। और ये हमारा बूट कैपेसिटर है जिसको हम अभी देख रहे थे। अब इसको हमने कैसे पहचाना, तो ये हमारे स्विचिंग से कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर दोनों साइड से वैल्यू देगा। तो देखो इसके दूसरे साइड से ये आईसी से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से आप कोई भी सर्किट समझ सकते हो। आगे हमें जैसे ही हम ये सारा कुछ चेक कर लेंगे, उसके बाद हमको जो सबसे पहली वोल्टेज बनेगी वो बनेगी 2.05 और इस वोल्टेजेस का नाम है S4A और ये वोल्टेजेस होती है आपकी हायर एलडीओ। ये क्या काम करती है, ये दोबारा से पावर आईसी में जाती है और एलडीओ सेक्शन को इनेबल करती है। ये पावर आईसी में देखो किस तरीके से ये काम करती है। S4A, अब मैं आपको ए और बी का भी मैटर समझाऊंगा। S4A, तो ये ए यहां पर यूज क्यों हुआ है, हमारे फोन के अंदर इसके अंदर दो आईसी हैं, PM660 और PM660L। मतलब इसके अंदर 2 पावर आईसी यूज हुई हैं, 2 पावर आईसी। तो एक को इन्होंने नाम दे दिया ए और दूसरी को नाम दे दिया बी। अगर इसके अंदर हमारी 3 यूज हुई होती तो उसका नाम होता सी, 4 यूज होंगी तो इसका नाम होगा डी। इस तरीके से इन्होंने नाम दे रखे हैं। तो S4A जो हमारा हायर एलडीओ है जिसको हमने देखा, तो ये हमारा कैसे काम करता है, इसको जैसे ही मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अभी मुझे यहाँ पर पेज 6 दिख रहा है और इसमें टोटल 22 पेज है। तो पेज 5 पर ये 2 बार एंटर हो रहा है और पेज 9 पर हो रहा है। तो पेज 5 पर चलते हैं हम, हमें देखना है पेज 5। उसके बाद ये भी हमारा एलडीओ सेक्शन नहीं है जहां पर ये इनपुट इन हो रहा है। उसके बाद ये हमारा एलडीओ सेक्शन है जो पेज 5 पर ही है और ये कई सारे एलडीओस को जाकर इनेबल कर रहा है, एलडीओ 8, एलडीओ 9, एलडीओ 10। ये आपका जो एलडीओस होते हैं 1.5 प्लस 1.8, ये एलडीओस इस बक से बनते हैं। और ये एलडीओस बनाने का रीजन यही है कि बैटरी की बचत। उसके बाद जैसे ही हमें ये सब चेक कर लिया और ये यहाँ पर हमारा इनपुट भी होना चाहिए पूरा प्रॉपर। अगर ये इनपुट नहीं होगा
अगर ये आपका बन भी रहा है और यहाँ पर इनपुट नहीं हो रहा है तो आपका एलडीओ नहीं बनेगा, फोन आपका फिर भी डेड रहेगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। हम इसको चेक कर सकते हैं, कहां पर चेक करेंगे, तो मैं इसको पेज 6 पर पहुंचाता हूं। इसको हम इस कॉइल को कॉपी करेंगे और कॉइल को कॉपी करने के बाद हम लेआउट में पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया तो हमें ये कॉइल यहां पर देखने को मिल रही है, ये देखो, जिस पर हमारा कितना वोल्टेजेस बनना चाहिए, इस बक कॉइल्स पर हमारा 2 वोल्टेजेस मिलना चाहिए हमको। ये हमारा Redmi Note 7 का फोन है जिसके अंदर आपको 2 वोल्टेजेस मिलना चाहिए इस बक कॉइल्स पर। अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको पावर आईसी के ऊपर काम करना चाहिए। हमने इसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेजेस बनती है उसको हम बोलते हैं 0.25, यहाँ पर लिखा है लेकिन ये 0.25 नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग लिख गया, तो 0.3 वोल्टेजेस बनती है जिसको हम S5A, जो कि हमारा एक लोअर एलडीओ होता है, इसके नाम से जानते हैं। अगर ये सिंगल पावर आईसी का सर्किट होता तो ये सारे नाम चेंज होते हैं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ये इसको लोअर एलडीओ है, ये भी हम सेम इसी तरीका से काम करता है। ये आपका एलडीओ सेक्शन को एनेबल करता है जाकर, और ये आपका लोअर एलडीओ होता है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे। हम गए डायग्राम के अंदर S5A S4A के नीचे जस्ट 5A है, और S5A को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेज 5 पे चले जाते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है पेज 5 पे हमारा एलडीओ सेक्शन है। पेज 5 पे जाने के बाद हमें ये देखो 3 एलडीओ हमारे जनरेट कर रहे हैं, एलडीओ 1, एलडीओ 6 और एलडीओ 7। ये आपके 1 वोल्ट के अराउंड 1 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, इसके अराउंड एलडीओस को इनेबल करता है। फिर हमको जो नेक्स्ट बक कॉइल्स पर वोल्टेजेस मिलेगी S1A, और ये आपका एपीसी जीरो का वोल्टेजेस है एप्लीकेशन प्रोसेसर जीरो। इसके जस्ट नेक्स्ट आपकी जो वोल्टेजेस बनेगी वो बनेगी S2A। S2A जो वोल्टेजेस होती है, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वोल्टेजेस बनेगी, ये दोनों वोल्टेजेस एक ही होती हैं, और S3A वोल्टेजेस से जानते हैं ये दोनों ट्रैक एक ही होते हैं, और इसमें 0.8 वोल्टेज आता है दोनों ट्रैक्स के अंदर, और APC1 की वोल्टेजेस बनती हैं ये दोनों एप्लीकेशन प्रोसेसर 1। इसके जस्ट नेक्स्ट एक और कॉइल होती है, जैसा कि हमने बताया आपको, इसके पास हमें 7 कॉइल्स देखने को मिलेंगे। एक कॉइल ये, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक तो VPH की हो गई, इसको हटा दो, और ये हमारी 5 कॉइल हो गई बक के लिए, और उसके बाद ये हमारी S6 है। 5 में से 2 आपके एलडीओस के लिए हो गई और 3 बक, और S6 से एक 4, ये 4 बक बक के लिए यूज हो रही है, और उसके ये वोल्टेजेस आपकी मॉडेम की है 0.8 वोल्टेजेस, तो ये आपको नहीं मिलेगी देखने को। ये वोल्टेजेस आपको ऑफ कंडीशन पर चार्जर लगाने के बाद नहीं मिलेगी, तो आपको इसको चेक नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको सारी बक कॉइल्स की कॉन्फ़िगरेशन बताई है, इसीलिए मैंने इस बक कॉइल्स की भी बताई है। देखिए, चलिए अब हम ये सारी बक कॉइल्स को चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। पेज 6 पर चलते हैं, तो पेज 6 पर जाने के बाद हमने देखा S1A, S1A को मैंने कॉपी किया, तो ये मेरा 2 जगह रिजल्ट दिखा रहा है, पेज 6 जिसपे अभी हम ऑलरेडी हैं, और पेज 4 पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है VDD APC सिल्वर, और यहाँ पर क्या लिखा है VDD APC 0। इस तरीके से हमने देखा कि एप्लीकेशन प्रोसेसर 0 का ये ट्रैक है। अब हमें इसमें दूसरा जाना है, तो पेज 6 पर हम फिर चले जाते हैं, और S2A और S3A दोनों एक ही ट्रैक हैं, जैसे कि यहाँ पर ये S3A का ट्रैक और S2A S2 का ट्रैक और S3 का ट्रैक, ये यहाँ से दोनों बक कॉइल से निकलकर आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। और इस ट्रैक को मैं कॉपी करता हूँ, ये भी मेरा 2 जगह रिजल्ट दिखा रहा है, एक तो पेज 6 पर हम ऑलरेडी हैं, एक पेज 4।
पेज 4 पे हम चले जाते हैं और देखते हैं जाकर। तो इसके अंदर हमने देखा BDD APC एप्लीकेशन प्रोसेसर 1। नेक्स्ट जो कॉइल हमारी बचती है उस कॉइल को हम देखते हैं, जो हमारा S1A। इसको मैं पेज 6 पर जाता हूं। पेज 6 पर जाने के बाद मुझे S3A मैंने चेक कर लिया, S4A चेक कर लिया, S5A चेक कर लिया। लास्ट रह गया हमारा S6A। S6A पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर पेज 4 पर एक रिजल्ट मिल रहा है देखने को, और पेज 4 पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है VDD मॉडेम, जो U21 U201 में जा रहा है। U201 में आपको दिखा देता हूँ कौन सी आईसी है। U201, इसको मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर ये मेरा CPU है, यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल गया। अब इसमें हमें क्या करना है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम, ताकि आपको एक इजी वे में समझ आए टोटली। इसके बाद हमको LDO8, जस्ट नेक्स्ट हमको LDO8 एक ही लाइन चेक करना है जो 1.8 वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है, और ये वोल्टेजेस आपको EMMC के आसपास मिलना चाहिए। LDO8 को आपको कैसे चेक करना है, आपको जाना है स्कीमेटिक के अंदर, और स्कीमेटिक में आपको सबसे पहले जाना है LDO सेक्शन पे। पेज 6 पर जाने के बाद मैं यहाँ पर हायर LDO को कॉपी करूंगा, हायर LDO को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं इसका पावर आईसी का नंबर कॉपी करूंगा U501। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मुझे जाना है LDO सेक्शन पे इसके। तो LDO सेक्शन मुझे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। चलिए, अभी मैं इसके LDO सेक्शन पे आ गया, तो मैंने क्या देखा, LDO8। LDO8 ये ए बन जाएगा आगे जाकर। यहाँ पर ये वोल्टेजेस आपका 800 मिली एम्पियर निकाल रहा है, और 1.8 वोल्टेजेस EMMC या फिर UFS, कुछ भी जो भी लगा होगा आईसी के अंदर वो बनाएगा। EMMC लगा है इसके अंदर तो EMMC के लिए है, अगर UFS लगा है तो UFS के लिए है। तो ये वी रेगुलर LDO8 ए का लाइन, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने पर ये मेरा VDD VCCQ बन रहा है, और ये आईसी का नंबर है U1001। मैं इसको यहाँ पर लिख टाइप करके देख लेता हूँ, लेकिन मुझे टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। U1001 ये मेरा एक EMMC है, जैसा कि मुझे पता चल चुका है। तो ये वोल्टेजेस मैं यहाँ पर जाकर चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूंगा, इसके पास इसके ट्रैक में मुझे जो भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये 3 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसमें जाकर इसको पेस्ट करूंगा, तो मेरा जो भी कंपोनेंट हाईलाइट होगा, मतलब ये मेरा कंपोनेंट हाईलाइट हो रहा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पर EMMC के पास ये वाला कैपेसिटर है, जिस पर मुझे 1.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। ये भी वोल्टेजेस मेरी प्रॉपर ओके है। फिर मुझे एक S1B की वोल्टेजेस चेक करना है, जो 1.2 वोल्टेजेस होती है, जो VDD-Q यूज हो रही है। इसके जस्ट नेक्स्ट मुझे एक इसके अंदर जो PM660L से एक लोअर LDO निकलता है S2V 1.2 वोल्टेजेस, इसको चेक करना है, जो हमारा एक लोअर LDO है, जो कि हमारा PM660 में जाता है, और ये हमारा PM660L में भी जाता है और PM660 में भी जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसका कोई भी लाइन नहीं बनाया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से ये जाएगा। इन दोनों बकवाइल्स को जो हमने ड्रॉ की हैं, इनको समझ लेते हैं पहले। डायग्राम डायग्राम में जाने के बाद मुझे इसका नंबर कॉपी करना होगा, जो मेरी आईसी है। तो इसका नंबर है U801। डायग्राम में जाकर मैं पेस्ट करता हूँ U801।
टाइप किया मैंने, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर मुझे सी ब्लॉक देखने को मिला। यहाँ पर मेरा बग सेक्शन नहीं है। ये ई ब्लॉक है, यहाँ पर भी मेरा बग सेक्शन नहीं है। और ये आपका डी ब्लॉक है, यहाँ पर भी बग सेक्शन नहीं है। ये आपका एलडीओ सेक्शन है, तो यहाँ पर ये हमारा पेज 8 पर है एलडीओ सेक्शन। और इसके अंदर जो हमारा दो सप्लाई एंटर हो रहा है, वी रेगुलर वीओबी और वी रेज एस टू बी। एस टू बी को हमने अभी देखा, ये हमारा लोअर एलडीओ है, इसको आप यहाँ से देख लो, L1 और 9 10 पर आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा VDD S1, यहाँ से हमारा बक्स निकल रहा है। तो सबसे पहला जो बक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मेरा EMMC पे जाएगा। पेज 10 पे जाकर चेक कर लेता हूँ, U1001 जो मैंने आपको दिखाया था एक EMMC के लिए यूज हुआ। चलो फिर से पेज 4 पे चलते हैं। पेज 4 पर जाने के बाद, सॉरी पेज 9 होगा शायद, हाँ पेज 9, पेज 9 पर ये हमारा SMPS है। उसके बाद हमारा वी रेज S2V जो कि हमारा एक लोअर एलडीओ है। इसमें हमें पेज 8 पर सबसे पहले ये वोल्टेज एंटर हो रहा है जो कि हमारा PM660L है। उसके बाद ये PM660 में भी जा रहा है। ये देखो एलडीओ 2 3 में दो बार यूज हो रहा है PM660 में, एक ये और एक ये, जिसमें दो एलडीओस को ये जनरेट करता है, एलडीओ 5, एलडीओ 2 और 3। तो ये हमारा दो आईसी में जाता है। पेज 9 पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं S3V और S4V। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये किसके ट्रैक है। S3V 0.8 की वोल्टेज बनती है और ये दोनों ट्रैक एक ही हैं, S3V और S4V जो कोर वोल्टेजेस हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट जो कॉइल पर वोल्टेजेस बनेगा वो है आपका S5V और ये वोल्टेजेस बनेगा MEM मेमोरी के लिए, और S5B 0.9 वोल्टेजेस। चलो इसको इतना समझ लेते हैं हम पहले, क्योंकि आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एकदम से अगर ज्यादा पे पहुंच गए तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मेरा ये हट गया था, मुझे इसमें दोबारा से इसको ड्रॉ करना पड़ रहा है। देखिए, तो हमें इन तीन कॉइल्स को देखना है ये जा कहाँ रही हैं। तो ये मेरी सीपीयू में मैंने इसको डेनोट किया है सीपीयू की तरफ, तो देखता हूँ क्या ये सीपीयू की तरफ ही जा रही है या फिर हमने गलत बताया है। S3V और S4V को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर दो रिजल्ट मिल रहे हैं पेज 9। तो पेज 9 पे हम ऑलरेडी हैं, पेज 4 पर चलते हैं। पेज 4 पर जाने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रैक हमारा VDD कोर का बन रहा है। चलिए हमें पता चल गया, हम फिर से इस पर आते हैं और उसके बाद हमारा S3V हमने यहाँ पर S5B को देखना है। S5B को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो हम एक ट्रैक पे EBI और MEM पे जाएंगे। देखो यहाँ पर MEM, तो इस वोल्टेजेस को अभी मिलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी भी वोल्टेजेस हमने एक्सप्लेन की है सारी मिलना चाहिए। देन उसके बाद आपको यहाँ से L4B LDO 4B 0.29 वोल्टेजेस आपको EMMC के लिए, जो कि EMMC पे आता है, मिलना चाहिए, जिसमें एक VDD VCCQ और VCC, इनको हम दो वोल्टेजेस हमारी बहुत नीड होती है 1.8 और 2.9 वोल्टेजेस EMMC के पास। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमें करना होगा, इसके बक सेक्शन पे जाते हैं और बक सेक्शन पे जाने के बाद या तो एक तरीका मैंने बताया इसमें से, इसका एलडीओ सेक्शन सर्च कर लो, लेकिन अब एक और तरीका बताता हूँ। हम इसका जो लोअर एलडीओ है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझे एलडीओ सेक्शन पर ले जाएगा। ये मेरा U501 मतलब ये मेरा PM660 है, इस पर नहीं जाना है। फिर मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं एक सेक्शन पर पहुंचता हूँ U801, मतलब मुझे इसी के अंदर जाना है और इससे LDO 4 जो ट्रैक है उसको चेक कर लेना। ये LDO 4 का ट्रैक है और इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ LDO 4 2.95 वोल्टेज।
ये हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये मेरा सिर्फ दो ही जगह जा रहा है, एक पेज 8 पर और एक पेज 10 पर। पेज 8 पर मैं ऑलरेडी हूं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा वीसीसी का वोल्टेज बन रहा है इसके अंदर जाकर। वीसीसी क्यू हमने पहले ही देख लिया, अभी ये हमारा वीसीसी का वोल्टेज बन रहा है। तो ये वोल्टेज भी हमें मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके पास। देन उसके बाद हमारा सीपीयू इन पावर आईसी से जो कम्युनिकेशन करता है वो करता है एसपीएमआई के जरिए। तो एसपीएमआई एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हमारे दो वायर होती हैं, दो बस होती हैं, एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा। तो एसपीएमआई डाटा में क्या होता है, इससे फ्रीक्वेंट 250 से लेकर 800 इसका जीआर होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उसके बाद ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसमें जो डाटा है वो आता भी है और जाता भी है। ये सीपीयू से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। कोई भी ट्रैक बिना क्लॉक के नहीं चल सकता फ्रीक्वेंसी का, तो फिर यहाँ पर एसपीएमआई क्लॉक इसको मिलता है, जो सीपीयू इसको देता है, सिर्फ लेता नहीं है, क्लॉक सिर्फ जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी सेम हमारा जीआर और फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। चलिए इसको कैसे चेक करोगे आप, कैसे देखोगे इसको? इसके लिए आपके पास सबसे फर्स्ट डीएसओ होना चाहिए, और डीएसओ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आपको चेक कैसे करना है। इसके लिए मुझे मेन पावर आईसी को कॉपी करना होगा। मेन पावर आईसी को U501 U501 को मैंने कॉपी किया, तो मुझे यहाँ पर पहला ही सेक्शन ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा, ये दो ट्रैक हैं। इसके पास मैं कोई भी एक ट्रैक पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं देखता हूँ ये मुझे पेज 5 जिस पर ऑलरेडी मैं हूँ, चलो मैं नेक्स्ट कर करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको नेक्स्ट किया तो ये मुझे इसी पर ले गया। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया तो ये मुझे U801, मतलब ये ट्रैक सेम, यही ट्रैक हमारा U801 में भी जा रहा है, मतलब ये हमारा PM660L में भी जा रहा है। और फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने पर यहाँ पर ये मेरा U201, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर भी जाता है, जिसमें एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा का लेन देन होता है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो टीपी पॉइंट है, इसमें से एक टीपी पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया तो मुझे यहाँ पर दो टीपी मिल रहे हैं। ये दो टीपी हैं जिसमें टीपी 16 और टीपी 17 दोनों एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा के लिए यूज हुए। अब मैं यूज करूंगा बिटमैप का। बिटमैप पे जाने के बाद मैंने बिटमैप पे जैसे ही क्लिक करूंगा इस ट्रैक पर, तो मुझे यहाँ पर सारा ट्रैक मिल जाएंगे। देखो ये सीपीयू में जा रहा है ये ट्रैक, और पावर में इसमें PM660L में जा रहा है और PM660 में जा रहा है। ये ट्रैक आपस में बीप देना चाहिए, सीपीयू से इसका और इसका, इन तीनों का आपस में बीप देना चाहिए, तब तो ये ट्रैक ओके है, वरना ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन से भी आपका फोन डेड रहेगा। दोनों ट्रैक को आपको चेक करना है 1 बाई 1, इसको भी और इसको भी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद हमारा एक पावर ऑन रीसेट का सिग्नल निकलेगा, जो कि हमारा सीपीयू पावर को देता है, और इसमें 1.8 वोल्टेज होता है। चलो देख लेते हैं इसको भी कहां से कैसा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा पावर पूरा प्रॉपर वर्किंग है। ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें मैं सर्च करता हूं U501 U501, नेक्स्ट किया, डी पर मैं पहुंचा तो ये मेरा कंट्रोल है। यहाँ पर पावर ऑन रीसेट एन, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। पहले ये मैं वहीं पर आ गया, ये देखिए ये हमारा पावर ऑन रीसेट एन है। तो मैं इस रजिस्टर पर जाकर इसको कॉपी करके देख सकता हूँ। इस रजिस्टर को कॉपी करूंगा,
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पर सीपीयू के पास जस्ट देखने को मिल रहा है, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए इस रजिस्टर पर, ये मिल रहा है मेरा। देन उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो वोल्टेज चेक करना है वो होगा हमारा SDM PS होल्ड, और ये आपका 1.8 वोल्टेज होगा। ये आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक, जैसे ही ये बनेगा तभी आपका ये बक कॉइल्स का वोल्टेज स्टेबल होगा, वरना ये फ्लक्चुएट करता रहेगा अगर ये नहीं बनेगा तो। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें स्कीमेटिक में जाना होगा। स्कीमेटिक में जाने के बाद डायग्राम पे जाएंगे और हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें जाना है फिर से पावर पर। तो पावर पर अब हम आ गए, यहाँ पर ये पावर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SDM PS होल्ड। SDM PS होल्ड, इसको अगर मैं कॉपी करूं तो ये हमारा पेज 2 पर जा रहा है जो हमारा CPU का है। CPU से ये PS होल्ड मिल रहा है हमारा पावर को, और ये पावर के पास एक रजिस्टर लगा है। इस रजिस्टर को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये पेस्ट करने पर हमें यहाँ पर ये रजिस्टर मिलेगा। इस रजिस्टर पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए इस रजिस्टर पर। तो हमारा PS होल्ड भी बन रहा है, इसका मतलब हमारी सारी बक कॉइल्स पर जितना भी वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है। अगर ये आपका PS होल्ड नहीं बनेगा तो आपका ये वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं आएगा, तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा और फोन हमारा ऑन नहीं होगा। ये सारा कुछ अगर आपका ओके है तो ये समझ लो पावर का, इन दोनों पावर का CPU से कम्युनिकेशन ओके है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो अगर आपने जरा भी स्किप किया होगा तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो, लेकिन देखो थोड़ा इत्मीनान से, और समझो कि हमने आपको क्या क्या स्टेप बताए हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।